फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। तो आई होप आपको क्लासेस समझ में आ रही होगी। जो भी टॉपिक्स मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, यूजीसी नेट के पेपर सेकंड की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, वो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए, ये आप लोगों के लिए, सबके लिए ही बोल रही हूँ कि बहुत बेनिफिट होने वाला है आप लोगों को। सो बिल्कुल जो भी चीज़ मैं करवा रही हूँ अच्छे तरीके से कीजिए, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर टेंशन मत कीजिए, ठीक है, कि ये कैसे होगा, क्या होगा। अब आई थिंक मुझे लगता है ज़्यादा दिन इस यूनिट में नहीं लगेंगे। हमारी जो यूनिट 4 चल रही है तो इसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, बहुत जल्दी ये कवर अप हो जाएगी, ठीक है। तो आज हमारा भाग 3 चल रहा है। आई थिंक 4-5 क्लासेस और लूँगी मैं, तो हमारी ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और हम 5th यूनिट में आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को पता है कि 12 बजे क्लास होती है, तो आप लोग 12 बजे रेगुलर क्लास को अटेंड करेंगे। और जो भी जिन्होंने जो है वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दो। और जो है बाकी क्लासेस तो होती है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया वो सब्सक्राइब करो, ताकि आपको सारी जितनी भी अपकमिंग क्लासेस है उसका पता चलता रहे, ठीक है। और साथ ही साथ आप जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हुई है हमारी, जैसे कि हम आप लोगों ने अगर 3rd यूनिट कंप्लीट नहीं की है, या आपने अगर उपन्यास वाली क्लास अटेंड नहीं की है, या आपने 1st यूनिट कंप्लीट नहीं किया है, तो आप वो वाली क्लास की वीडियोस भी देख सकते हो। देखिए, मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, हर टॉपिक को बिल्कुल डीपली अच्छी तरीके से करवाया है। सो आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलिए, तो आज का टॉपिक दोस्तों हमारा क्या है? आज का टॉपिक है खड़ी बोली फोर्ट विलियम कॉलेज आंदोलन। तो आज हम खड़ी बोली फोर्ट विलियम आंदोलन जो है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और आपको पता है कि हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो कवर अप की है, ठीक है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम वैचारिक पृष्ठभूमि कर रहे हैं, और वैचारिक पृष्ठभूमि में हमारे जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहले हम लोगों ने किया भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन के वैचारिक पृष्ठभूमि। उसके बाद हमने किया हिंदी नवजागरण, मतलब पहले भारतीय नवजागरण फिर हिंदी नवजागरण कर दिया। और आज हम लोग कर रहे हैं, आज भाग 3 चल रहा है, और आज हम करेंगे अपना खड़ी बोली आंदोलन और फोर्ट विलियम कॉलेज आंदोलन। तो आज हम ये जो है करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो भारतेंदु और हिंदी नवजागरण की होगी, जिसमें मैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और जो हिंदी नवजागरण है वो भी कंप्लीट करवा दूंगी। तो वो चारों आप एक साथ ही जो है कर लोगे, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर हम सबके दर्शन करेंगे, दर्शन के बाद हम वाद पढ़ेंगे, और वाद के बाद हम विमर्श जो है उनकी चर्चाएं करेंगे, जैसे दलित, स्त्री, आदिवासी जो हो गए और अल्पसंख्यक हो गए, उनकी चर्चा, ठीक है। आई होप आपको इसका सिलेबस कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। चलिए, अब बात करते हैं हम। अच्छा, मैं सिलेबस नहीं लगा रही हूँ, है ना, मैं भूल गई इसमें सिलेबस लगाना। कोई बात नहीं, जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, अब नेक्स्ट क्लास में मैं सिलेबस को भी ऐड कर दूंगी। एक्चुअली मैं भूल गई सिलेबस को ऐड करना इसमें प्रेजेंटेशन में। चलिए, आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है। अगर आपने ये ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर ले, ताकि आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाए। और अगर आपने जो है ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो ऐप को इंस्टॉल कर ले। यहाँ पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 के फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस और MCQs एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं क्विज़ की। देखिए, क्विज़ में बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, मेरी तो अब सीधा लास्ट देखो यही चीज़ है कि अब आप जो है सर से कांटेक्ट कीजिए, और जो हमारे सर हैं, जितेंद्र सर हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और उन्हें बोलिए कि हमारे प्रॉब्लम ऐसी ऐसी आ रही है। क्योंकि आई थिंक सभी सब्जेक्ट का मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से क्विज़ हो रहा है, और हिंदी के स्टूडेंट्स ही बोल रहे हैं कि मैम हमारा क्विज़ नहीं हो पा रहा, सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है। तो देखिए, क्विज़ मैंने तो नहीं बनाए हैं,
है ना। मैं तो सिर्फ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं अपलोड करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता वेबसाइट का वर्क जो है वो किस तरीके का हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए यही है कि आप सर को बोलो, बाकी मैं अपनी तरफ से भी सर को एक बार इन्फॉर्म कर दूंगी कि मेरे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही है, आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है ना। सो मैं अपनी तरफ से इन्फॉर्म उन्हें कर दूंगी। तो बाकी क्विज का टाइम बता दूं, जीके की क्विज 9:30 बजे होती है, 11:50 पे पेपर 1 की क्विज होती है, 2:50 पे पेपर 1 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करवाए जाते हैं, और उसमें जो है 5 बजे जो है हमारे सेकंड पेपर के अपलोड होते हैं। मतलब हिंदी का जो टाइमिंग है वो कितने बजे का है, 5 बजे का है, और 9:50 पे मैथ्स के जो है MCQs करवाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपके अलग अलग क्विजेज हो रही हैं, और विनर का नाम मैं अनाउंस करना चाहती हूँ। आपको पता है पिछली क्लास में मैंने आपको सारे क्विज के आंसर्स बता दिए थे, और साथ ही साथ विनर का नाम भी बता दिया था। अब जो हमारी क्विज हुई है उसकी विनर कौन है, उसकी विनर है प्रियंका। सो प्रियंका, कंग्रेचुलेशन कि आप जो है हमारी फर्स्ट विनर रही हैं, और पेपर हिंदी साहित्य की, और सेकंड जो है वो संध्या आए हैं, और थर्ड जो है शुभांकर आए हैं। तो थर्ड शुभांकर जी जो हैं आए हैं। बाकी आपको यहाँ पर अपने कॉइन्स नज़र आ रहे होंगे। 76 प्रियंका ने लिए हैं, संध्या ने 50 लिए हैं, शुभांकर ने जो है 36 लिखे हैं। बाकी सबके नीचे नाम लिखे हुए हैं, सुनीता, प्रिया, हार्दिश, पूजा, मुस्कान का नाम भी यहाँ पर है, इंदर और रीना। तो आप सभी के सभी, रीना, आप सभी के सभी जो है, आप सबको बहुत बहुत अच्छा, वेल डन, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कर रहे हैं। और जो टॉप 3 हैं दैट इज़ वेरी, बहुत अच्छा आप लोगों ने किया है। और फर्स्ट जो विनर आई है प्रियंका, कंग्रेचुलेशन। और आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़, ये वाली गुड न्यूज़। तो गुड न्यूज़ ये है हमारी कि यूजीसी नेट के जो पेपर 1 है, पेपर 1 में अब हमने गिफ्ट शुरू कर दिए हैं, और गिववे देना शुरू कर दिया है स्टूडेंट्स को। मतलब आप लोगों को अब गिफ्ट मिलेंगे। सो जो आंसर फर्स्ट करेगा, तो फर्स्ट विनर और सेकंड विनर और थर्ड विनर, जो टॉप 3 विनर्स होंगे उन्हें गिफ्ट दिया जाएगा। पेपर जो फर्स्ट विनर के लिए है, अभी सेकंड के लिए विनर जो है गिफ्ट हमने रखे नहीं हैं, फर्स्ट के लिए रखे हैं, और धीरे धीरे सेकंड के लिए भी खोले जाएंगे। इसलिए अच्छी तरीके से इन गिफ्ट्स का मज़ा लीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है यार, सिर्फ आपके नॉलेज के बेस पे। तो इससे अच्छा मौका आपको और कहाँ मिल सकता है। तो गिव वे आपको मिल रहा है कि आप लोग बुक्स जीत सकते हो। तो आपको फर्स्ट पेपर की बुक मिल रही है, सेकंड पेपर की बुक मिल रही है, और साथ में सॉल्व्ड पेपर भी आपको दिया जाएगा। जो फर्स्ट आएगा, जो सेकंड आएगा उसे पेपर 1 की बुक दी जाएगी, ठीक है, और जो थर्ड आएगा उसे भी कुछ दिया जाएगा। सो जो 3 विनर्स हैं उन्हीं को दिया जाएगा, बाकियों को कुछ भी दिया नहीं जाएगा। सो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप भी फर्स्ट विनर रहें, और मेरे हिंदी के स्टूडेंट सारे के सारे जो है सारे गिफ्ट्स लेकर जाएं ठीक है। तो आपको बिल्कुल ऑफर मिल रहा है फर्स्ट पेपर में, तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, अब कुछ प्रश्न हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे MCQs में आए थे। तो उनको मैं बता देती हूँ आप लोगों को। कौन सी यूरोपीय विद्वान ने तुलसी साहित्य पर कार्य नहीं किया है? कौन से यूरोपीय विद्वान का बारे में पूछ रहे हैं कि ये जो यूरोपीय विद्वान है उन्होंने तुलसी साहित्य पर कार्य नहीं किया है, नहीं, नेगेटिव में। डॉक्टर H.H. विल्सन, F.S. ब्राउज, और जॉर्ज ग्रेसन, और मेकर मूलर। तो इसका आंसर है मैक्स मूलर, ठीक है। तो मैक्स मूलर जो है वो इसके आंसर है कि वो यूरोपीय विद्वान, जो ऐसे विद्वान थे जिन्होंने जो है तुलसी साहित्य पर कार्य नहीं किया, इस साहित्य पर कुछ भी इन्होंने अपने विचार विमर्श नहीं रखे। तो मैक्स मूलर थे वो। फिर है मिथ के आलोचक के प्रवक्ता कौन है? तो मिथ के आलोचक के प्रवक्ता जो है डॉक्टर रमेश कुंतलमेद है। तो जिसका आंसर ये है थर्ड वाला, रमेश कुंतलमेद, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा थर्ड प्रश्न था कि हिंदी का निबंध सम्राट किसे माना जाता है? तो हिंदी का निबंध सम्राट किसे माना जाता है, ये प्रश्न यूजीसी में कई बार पूछा गया है। तो निबंध सम्राट जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसमें से जो प्रश्न आते हैं वो तथ्यात्मक प्रश्न आते हैं, मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ। हालांकि आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है तथ्यात्मक की, क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी पढ़ाती हूँ तो मैं हमेशा रामचंद्र जो शुक्ल जी ने तथ्य दिए हैं हर चीज़ के ऊपर या हर टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ कहा है, तो वो चीज़ें मैं आपके हमेशा इस प्रेजेंटेशन में डाल देती हूँ, ताकि आप लोगों को तथ्य के लिए अलग से बुक ना खोलनी पड़े, आप लोग तथ्य भी इसके साथ ही जो है पढ़ लो। और यही तरीका है, यही तैयारी का एक तरह मैं कहूँ कि तरीका है ये एक तैयारी करने का, कि आप किस तरीके से अपने मटेरियल को इकट्ठा कर कर और कहाँ उसे जो है डालते हैं। तो मैं बिल्कुल जो तथ्य हैं, जो रामचंद्र शुक्ल जी ने जिस जिस चीज़ों के ऊपर कुछ ना कुछ चर्चाएं की है, अपने तथ्य दिए हैं, उन तथ्यों को मैं उसी टॉपिक के अंदर डाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसा कि आज भी हम लोग करेंगे जो ये वाला वैचारिक पृष्ठभूमि की खड़ी बोली फोर्ट विलियम कॉलेज आंदोलन जो है, कॉलेज आंदोलन नहीं, खड़ी बोली आंदोलन और फोर्ट विलियम कॉलेज जो है, इसके बारे में जो हम करेंगे, तो इसमें भी मैंने जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो तथ्य वाली चीज़ें थी वो सब डाल रखी है। तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, तथ्य वाले सारे पॉइंट्स मैं आपको साथ साथ कवर अप करवा रही हूँ और ये आपको बेनिफिट है। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा की पहली कृति किसे माना है? तो प्रेम आख्यान जो परंपरा है उसकी पहली कृति किसको माना है? तो इसका आंसर है सत्यवती कथा को। तो सत्यवती कथा को जो है पहली कृति माना है प्रेम आख्यान परंपरा में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको याद करना है। अब चलिए, अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा टॉपिक बहुत बड़ा है। तो अगर हमारा टॉपिक बड़ा है तो हमें उसे कवर अप करने में भी टाइम लग जाएगा, इसलिए चलिए अब बिल्कुल देरी ना करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हमारा टॉपिक है वैचारिक पृष्ठभूमि। वैचारिक पृष्ठभूमि में हम खड़ी बोली आंदोलन और फोर्ट विलियम कॉलेज, थोड़ा सा ये प्रिंट में इधर उधर हो गया, सॉरी, टाइपिंग में। ठीक है, तो खड़ी बोली आंदोलन और फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इस तरीके से ये आएगा और ये टॉपिक है, आप लोग देख भी सकते हैं अगर आप लोगों के पास सिलेबस होगा उसमें, तो आपको पता चल जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से दोस्तों, कि इसमें किस तरीके से हिंदी को लाया गया है। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से साहित्य में तो हिंदी घुसी गई थी, है ना, तभी तो हिंदी नव जागरण हुआ ना, कि लोगों ने हिंदी के द्वारा ही स्वतंत्रता के लिए कितनी सारी चीज़ें की, है ना, कि उन्हें जो है स्वतंत्रता मिले तो हिंदी के लिए कितना कुछ उन्होंने किया। तो अब यहाँ पर क्या है कि खड़ी बोली का इस्तेमाल किया जा रहा है और खड़ी बोली के इस्तेमाल से किस तरीके से जो है हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ और किस तरीके से, मतलब क्या क्या उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और हम लोगों ने यहाँ पर ये भी पढ़ना है कि खड़ी बोली जो है उस हिंदी के विकास में किस तरीके से जो है हिंदी बोली में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आज हम इसके योगदान को पढ़ेंगे कि नवजागरण के साथ साथ, कि नवजागरण तो हुआ पर उसके साथ साथ खड़ी बोली जो हिंदी है उसके विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान है उनकी चर्चाएं आज हम करने वाले हैं। तो आज हम उसी के अंदर आ जाता है ये फोर्ट विलियम वाला भी। तो चलिए अब देखते हैं, पहला पॉइंट देखेंगे सभी के सभी। आधुनिक काल में दो भाषाएं थी। आधुनिक काल में कितनी भाषाएं थी? दो भाषाएं थी। कौन कौन सी? एक तो थी ब्रज भाषा और दूसरी थी खड़ी बोली। अब जब ब्रज भाषा थी और खड़ी बोली थी तो हमारे पास ऑप्शन भी क्या है, हम साहित्य लिखे या हिंदी का विकास करें तो किसके द्वारा करें? इन्हीं बोलियों के द्वारा हम जो है हर चीज़ का विकास कर सकते थे, क्योंकि यही हमारे पास ऑप्शन था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है 19वीं सदी के दौरान खड़ी बोली अपने चरम उत्कर्ष तक पहुंची थी। अगर 19वीं शताब्दी की तक देखें, हम 19वीं सदी तक देखें तो खड़ी बोली जो है चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी और बहुत से कारण ऐसे रहे जिन्होंने खड़ी बोली के विकास के लिए आंदोलन का रूप ले लिया था। अब खड़ी बोली के लिए जो है आंदोलन होने लगे थे, बड़े बड़े आंदोलनों में जो है खड़ी बोलों का प्रचार प्रसार होने लग गया था। तो बहुत ज़्यादा जो है अपनी एक जो है सीमा से परे चला गया था।
नव जागरण के साथ साथ खड़ी बोली हिंदी के विकास में 4 पक्षों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब 4 पक्षों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वो 4 पक्ष क्या है, और पूरा का पूरा मैं टॉपिक कहूँ तो पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये इसी के ऊपर बेस है। ये जो 4 पक्ष दिए गए हैं इन्हीं में से प्रश्न जो है वो ज्यादातर बन के आते हैं यूजीसी में। तो पहला है ईसाई मिशनरियों का योगदान, कि किस तरीके से ईसाई जो मिशनरीज थे उनका किस तरीके का योगदान था, उन्होंने किस तरीके से क्या क्या किया, उनका उद्देश्य क्या था, और अंत में जाकर उसकी चीज से हमने क्या क्या किया। तो पूरा निचोड़ हम आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं का योगदान, कि फोर्ट विलियम कॉलेज और जो अन्य शिक्षा संस्थान थे उन्होंने किस तरीके से योगदान दिया और खड़ी बोली का विकास किया। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है धार्मिक पुनर्जागरण से जुड़ी संस्थाओं का योगदान। अच्छा, धार्मिक पुनर्जागरण से जुड़ी संस्थाओं का योगदान तो आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि ये मैंने आपको अभी जब हिंदी नव जागरण करवाया था तो उसमें भी मैंने आपको धार्मिक पुनर्जागरण से जुड़ी संस्थाओं के योगदान का बारे में बताया था, जिसमें हमने ब्रह्म समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया, आर्य समाज हो गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गया, इन सब की चर्चाएं की थी और सन वगैरह आपको बताए थे और इनके संस्थापक के नाम भी बताए थे। तो वही उन्हीं का ही योगदान यहाँ पर वही हम चर्चा करने वाले हैं दोबारा से यहाँ पर। उसके बाद आता है भारतेंदु युग का योगदान। तो भारतेंदु युग का योगदान जो है वो भी यहाँ पर अब हम कवर अप करेंगे, ठीक है। तो वैसे तो आपको पता है कि भारतेंदु जो युग है कि वो किस तरीके से जो है बढ़ता चला गया और जो है भारतेंदु युग आए, पर मैं अगर घुमा फिरा के कहूँ तो ये चीज जो खड़ी बोली का विकास जो है वो धीरे धीरे पहले हो गया था और भारतेंदु युग जो है बाद में आया था। मतलब दोनों का साथ साथ हो रहा था, एक तरीके से साथ साथ दोनों चल रहे थे अपने आगे आगे, और फिर किस तरीके से भारतेंदु युग ने जो है अपना सारा का सारा जो रूप है वो दिखाया है यहाँ पर। अब ये सारी चर्चा हम बिल्कुल डीपली में करेंगे, तो एक एक कर सभी टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी और अब अच्छे से जब मैं 3-4 टॉपिक कराऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। चलिए, अब आता है पहला ईसाई मिशनरियों का योगदान। अब ईसाई जो मिशनरी है उनका काम क्या हो रहा था। अब जैसे कि आपने उसमें भी पढ़ा कि जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि हिंदी जो नव जागरण है उसमें भी, भारतीय नव जागरण में भी पढ़ा है कि किस तरीके से ईसाई जो थे, मिशनरी जो थे, उनका उद्देश्य क्या चल रहा था। धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, गरीबों की हित कर रहे थे। तो उसके पीछे उनका इंटेंशन क्या था? उनका इंटेंशन यही था कि वो जो है अपने तरीके से उनको गुलाम बनाना चाहते थे, दास बनाना चाहते थे, भारत पर कब्जा करना चाहते थे, ठीक है, और भी बहुत सारा चीजें थी, उनसे धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे। तो वही चीजें अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट देखो कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स की थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके साथ ही ईसाई मिशनरियों का भी आगमन हुआ। उनके साथ ही ईसाई जो मिशनरी थे वो हमारे भारत देश में आ चुके थे, जिनका उद्देश्य क्या था? धर्म प्रचार करना। धर्म का तो प्रचार वो कर ही रहे थे। किस धर्म का प्रचार कर रहे थे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए वो किस धर्म का प्रचार कर रहे थे। ईसाई धर्म का। वेरी गुड, ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करना था। हिंदुओं का धर्म जो था उसको परिवर्तन करना था कि वो अपने धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना ले। उनको जो है नौकरियों का लालच दिया जा रहा था। भारतीय जगत के संपर्क में जो है, जो भारतीय जनता है उनसे संपर्क करके, इसके लिए मिशनरियों के पास हिंदी का एकमात्र साधन था। अब वो चाहते थे कि वो उनके साथ संपर्क करें, क्योंकि उनको उनकी भाषा समझ में तभी आती, उनके पास कुछ ना कुछ जरिया तो होना चाहिए था ना अपनी चीजों को समझाने के लिए, अपनी चीजों को बताने के लिए। तो उन्होंने एकमात्र सहारा ढूंढा, कौन सा? हिंदी। तो हिंदी, उन्हें ऐसा लगा कि हिंदी एकमात्र सहारा है, अगर हम उसका प्रयोग करें तो इसके प्रयोग से क्या होगा कि उन्हें हमारी हर एक चीज भी समझ आ जाएगी और हम उनके साथ, जनता, जो भारतीय जनता है उनके साथ अच्छी तरीके से संपर्क भी कर पाएंगे। आई होप पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या है? अतः उनके अनेक जो है विद्यालयों की स्थापना, धर्म ग्रंथ के अनुवाद, हिंदी के व्याकरण ग्रंथों के निर्माण, ज्ञान विज्ञान की
पुस्तकों के उपलब्ध आदि कार्य और मिशनरियों के द्वारा करवाए गए। अब क्या हुआ कि बहुत सारे मिशनरियों ने जो है बहुत सारी पुस्तकों की जो है रचना की, प्रकाशित किए बहुत सारी पुस्तक, लेकिन किसमें प्रकाशित किए, कोशिश किया कि उनको वो कन्वर्ट कर दे, किसमें, उनका अनुवाद कर दे, किसमें, हिंदी में, हिंदी के व्याकरण में, ग्रंथों के निर्माण, ज्ञान के विज्ञान पुस्तकों का, इन सब का जो है एक तरीके से यहाँ पर क्या है, एक बात कही जा रही है कि इसका पूरा का पूरा वो अनुवाद करना चाहते थे हिंदी में, ताकि क्या, अब देखो प्रॉपर हिंदी तो उनको नहीं आती ना, तो प्रॉपर हिंदी में तो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो हिंदी करके खड़ी बोली मैं कहूँ कि खड़ी बोली में वो जो है उसको करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वो भारतीय जो जनता है उनसे संपर्क कर सके। अब उन्होंने कौन कौन सी जो पुस्तकें थी, मिशनरियों ने कौन कौन सी पुस्तकें जो है वो प्रकाशित की थी, तो आप ध्यान से देखोगे, दाऊद के गीत 1836 में की थी उन्होंने। उसके बाद एंजिल की तकशील जो है वो 1861 में किया। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है मत परीक्षा है, मत परीक्षा 1880 में। उसके बाद आता है हमारा धर्मतुला 1892 में। फिर है गंगा का वृतांत 1896 में। आदि पुस्तकों का उन्होंने प्रकाशन किया। तो ये सारी पुस्तकों के नाम हैं जो मिशनरियों की पुस्तकें जो है उन्होंने प्रकाशित की थी। इन पुस्तकों के लेखन और प्रकाशन में कौन कौन है यहाँ पर, जीटी थॉमसन हो गए, जॉन गियोर हो गए, ठीक है, ई ग्रिप्स विलियम कॉर के नाम से जो है यहाँ पर, इनके नाम से रूप से जो है ये प्रसिद्ध थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सारी पुस्तकों के जो लेखन और प्रकाशन थे ये सारे उनके जो है लेखन वाले थे कि इनके नाम से जो है ये प्रसिद्ध थे, और ये सारी की सारी इन्होंने जो है रचनाएं की है मिशनरियों ने। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, अगले पॉइंट में क्या है, ईसाई मिशनरी, अभी भी वही टॉपिक चल रहा है, वही बातें चल रही है। ईसाई मिशनरियों के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की भाषा में अनछड़ता, ठीक है, अनछड़ता हो गया, विराम चिन्हों की अव्यवस्था पर जो है पुरानी गत शैली के प्रयोग के बावजूद अनेक उद्योगों से खड़ी बोली हिंदी की काफी सजने संवरने का मौका मिला। अब इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि जब उन्होंने खड़ी बोली में पुस्तकें लिखी, जैसे कि मैंने पुस्तकों के नाम आपको बताए मिशनरियों ने जो प्रकाशित की थी, तो जब उन्होंने वो प्रकाशित की तो उन्होंने उसको अनुवाद किया खड़ी बोली में। खड़ी बोली में जब उन्होंने पुस्तकें लिखी तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां पाई गई। मतलब त्रुटियों का अर्थ क्या होता है, त्रुटियों का अर्थ होता है कमियां। तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां पाई गई, और जैसे कि यहाँ पे दे भी रखा है कि विराम चिन्ह, उन्होंने विराम चिन्ह नहीं उसमें लगाया। तो बहुत सारी चीजें जो है जो व्याकरण के नजरिए से हमें देखनी चाहिए, तो वो सारी चीजें जो है उनमें मिस्टेक्स के रूप में देखी गई। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बताया भी है कि इनकी भाषा जो है एक उदाहरण, इनकी भाषा का एक उदाहरण दे रखा है यहाँ से। इसको जो है डबल कॉमर्स में कर लेना, ठीक है, इसे डबल कॉमर्स में कर लेना। ये पंक्तियां उठाई है मैंने, क्योंकि ना पूछ लेते हैं यूजीसी के पेपर में, और मेरे को लगा जहां से उठाने, तो मैंने पंक्तियां ये उठाई है। आप लोग देखेंगे, तब यह कहकर मोहन वर्जने लगा कि तुम्हारे हाथ से बपतिस्मा लेना आवश्यक है। तो ये देखो इस तरीके से, तो प्रॉपर अगर हम देखें तो प्रॉपर खड़ी बोली इसमें नहीं है, कुछ शब्द इसमें अलग भी आए हुए हैं। तो ये जो पूरा का पूरा उठाया गया ये अंश, ये बाइबल के अनुवाद का एक अंश जो है वो उठाया गया है, ये दिखाने के लिए आप लोगों को कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से खड़ी बोली का इस्तेमाल नहीं किया है। कुछ शब्द हम लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं। आई होप आपको फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देखिए, आपको पता है ना, हमने 4 चीजें पढ़नी है। मैं बार बार आपको रिपीटिशन करके बताने की कोशिश कर रही हूं ताकि आपके दिमाग में पड़ जाए ये चीज। हमें 4 चीजों के बारे में पढ़ना है, 4 योगदानों के बारे में पढ़ना है। एक तो पढ़ना है ईसाई मिशनरियों का योगदान, दूसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज और उनकी अन्य शिक्षण संस्थाओं का योगदान, तीसरा है धार्मिक पुनर्जागरण से जुड़ी संस्थाओं का योगदान, और चौथा पढ़ना है हमने भारतेंदु युग का योगदान। ठीक है, अब हमने पहला वाला कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जो ईसाई मिशनरियों के योगदान के बारे में बताया कि किस तरीके से उन्होंने योगदान किया। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थाओं का योगदान। अब इनका योगदान किस तरीके से रहा है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है तत्कालीन गवर्नर जनरल, कौन है गवर्नर जनरल, लॉर्ड वेल्लेस्ली, ठीक है, लॉर्ड विलेजसी जो है कोलकाता,
कहाँ से? कोलकाता में आईसीएस। आईसीएस का अर्थ क्या है? आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज जिसे हम कहते हैं, है ना। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारियों को हिंदी का ज्ञान कराने के उद्देश्य से 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी में जो है की थी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, वो तत्काल जो गवर्नर थे जनरल, उनका नाम था लॉर्ड विलेजसी, ठीक है, उन्होंने कलकत्ता में की थी, जो कलकत्ता में आईसीएस के अधिकारियों को हिंदी का ज्ञान कराने का उद्देश्य था। उनका यह था कि उनको हिंदी का ज्ञान जो है वो दिया जाए, और 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी में उन्होंने ये सारा का सारा जो है शुरू कर दिया था, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। उसके बाद कौन आ जाते हैं? उसके बाद इसमें देखिए, इसी अभी यही टॉपिक चल रहा है फोर्ट विलियम वाला। इसमें देखिए जॉन जो है, जॉन बॉशविक गिलक्राइस्ट, ठीक है, जो जॉन बॉशविक गिलक्राइस्ट है, 17 इनका टाइम पीरियड क्या है? 1759 से 1841। अच्छा, इसमें इन चीजों को लेकर बड़ी कंफ्यूजन सी है। क्यों है कंफ्यूजन? क्योंकि इसको लेकर इसलिए कंफ्यूजन है क्योंकि ये जो है सन टाइम पीरियड इनका अलग अलग हो जाता है। अभी आप देखोगे कई पुस्तकों में देखोगे तो उसमें इसका टाइम जो है कुछ अलग है, मतलब जो भी मैं आपको सन बता रही हूँ उनका टाइम अलग अलग लिखा है, बट आप इस तरीके से, मतलब इसके अप्रोक्स हो सकता है, इसके आसपास हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पर मैं अपने तरीके से जो मैंने किया है स्टडी, उस हिसाब से जो मैंने सन देखे उनके हिसाब से मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। तो उसके आसपास नियरेस्ट ही है। आगे देखिए, जॉन बॉशविक गिलक्राइस्ट जो है 1759 से 1841 को हिंदुस्तानी भाषा का जो है अध्यापक बनाया गया, ठीक है, और वह उर्दू अरबिक संस्कृति के विद्वान थे। अब यहाँ पर क्या है, उर्दू भी आती थी, अरबिक भी आती थी और संस्कृत आती थी, उनके विद्वान रहे हैं। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जैसे कि इंग्लिश हिंदुस्तानी हो गया, ठीक है, इंग्लिश हिंदुस्तानी डिक्शनरी, ठीक है, और इन्होंने हिंदुस्तानी ग्रामर हो गया, दी ओरिएंटल लिंग्विस्ट हो गया नामक 2 ग्रंथ जो है क्रमशः इन्होंने जो है 1796 और 1798 में प्रकाशित किए। तो इन्होंने ये देखो कितनी सारी जो है उनका नाम, ये सारी चीजें आपको याद करनी है, क्योंकि देखिए ये सारे जो चीजें हैं ये लर्निंग वाली चीजें हैं, ठीक है। तो ये याद करोगे तभी आपको आएगा समझ में। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखोगे अगर आप, तो लालू लाल और सदन मिश्र ने जो है भाका मुखी पद पर काम किया है। अब देखो भाका का मतलब क्या? भाका का मतलब यहाँ पर कोई अलग नहीं है, भाका भाषा प्रयुक्त शब्द ही है, ठीक है। मतलब भाषा के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है शब्द, भाषा जिसे हम भाषा बोलते हैं, तो भाषा के लिए जो प्रयुक्त होता है शब्द, उसके लिए भाका शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो लालू लाल और सदन मिश्र जो है यहाँ पर उनकी चर्चा की जा रही है कि उन्होंने जो है इसके लिए काफी काम किया। किसके लिए? फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए इन्होंने काफी, इनका जो योगदान है वो खड़ी बोली के लिए रहा है, तो इसीलिए हम इनकी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप दोनों की चर्चा करेंगे, दोनों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये जो है फोर्ट विलियम के कॉलेज के ही थे, और क्या थे ये और इन्होंने किस तरीके से योगदान दिया। पहला आ जाता है लालू लाल। तो लालू लाल की बात करें तो ये 1763 से लेके 1835 तक का इनका टाइम पीरियड है, ठीक है। 1800 ईस्वी में एफडब्ल्यूसी क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज, मैंने कहा ना ये दोनों के दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे, और ये इन्होंने उसमें रहकर ही खड़ी बोली का जो है पूरी तरीके से सहायता की, योगदान दिया। भाकामुखी पद से नियुक्त 2 सहायक काजिम अली जवा और मजहर अली विला, ठीक है। क्या क्या नाम है इनके? काजम अली जवा व मजहर अली विला। ये दोनों के दोनों जो है इन्होंने इनके साथ जो है सहयोग किया, सहायता की इनकी, और इनकी नियुक्ति भी की गई, ठीक है। उनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी थी खड़ी बोली की जो थी? तो देखिए रचनाएं इनकी थी सिंहासन बत्तीसी जो 1801 में हुई थी, फिर थी बेताल पच्चीसी जो 1801 में थी, शकुंतला नाटक 1810, ठीक है। फिर आता है प्रेम सागर 1810, सभा विलास जो 1815, सभा विलास। फिर है माधोनल की बात करूं, माधोनल 1801 में, ब्रज भाषा व्याकरण 1811, और लतायक ई हिंदी जो 1810। तो
तो इस तरीके से ये सारी की सारी इनकी जो है रचनाएं थी, ठीक है, महत्वपूर्ण रचनाएं थी लालू लाल की। और लालू लाल की रचनाएं जो है आपसे पूछ भी सकते हैं। आपको देखिए जो भी फैक्ट्स मैं यहाँ पर डाल रही हूँ उनको तो बिल्कुल मिस करना ही नहीं है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर मैं सारा मटेरियल लेकर बैठ गई आपके सामने तो हमारी क्लास तो 2-3 घंटे से पहले खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन आपको पता है कि मुझे आपको इंपॉर्टेंट करवाना है, मुझे आपको JRF नेट की तैयारी करवानी है, उनकी प्रिपरेशन करवानी है। तो उस नजरिए से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बनते हैं, फैक्ट्स बनते हैं, उन सब चीजों को मैं आप लोगों के साथ में लेकर आती हूँ। और इसमें आप मिस नहीं कर सकते, इसमें आपको कुछ छोड़ना नहीं है, इसमें आपको ये पूरी चीजें लेनी ही लेनी है और इसे अच्छी तरीके से याद करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते, कभी कभी करते हैं ना हम लोग, स्किप कर देते हैं, हम बोलते हैं यार इतना सारा पढ़ाया है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, 50% कर लेते हैं, बट नॉट, आपको ये 100% करना है, 50% नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि मैं जो फैक्ट लेकर आ रही हूँ, मैं वो चीजें पूरी फैक्टफुल आपके सामने लेकर आ रही हूँ और बिल्कुल इंपॉर्टेंट उठाकर लेकर आ रही हूँ। इसीलिए जो मटेरियल उठा रही है वो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, तभी लेकर आ रखी हूँ, ठीक है। तो आपको उसको स्किप नहीं करना। अब आगे चलते हैं। अभी यही टॉपिक चल रहा है हमारा फॉन्ट विलियम वाला। अब हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, किन की बात कर रहे हैं, लालू लाल की बात कर रहे हैं। तो 5th पॉइंट देखेंगे, इन्होंने संस्कृत प्रेस की स्थापना जो है की थी। पहले तो कलकत्ता में की इन्होंने संस्कृत प्रेस की स्थापना, ठीक है। अभी देखो ना, हिंदी का खड़ी बोली का कर रहे हैं, ये खड़ी बोली के लिए जो भी इनको सही योगदान लग रहा है, जिस तरीके से खड़ी बोली का प्रचार प्रसार कर सकते हैं या जिस तरीके से खड़ी बोली को उठा सकते हैं ऊपर, उस तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि पहले इन्होंने प्रेस की, जो संस्कृत प्रेस है उसकी स्थापना कलकत्ता में की और उसके बाद इन्होंने आगरा में की। लालू लाई जो थे वो क्या थे, उर्दू को यामिनी भाषा मानते थे, जामनी भाषा नहीं, यामिनी भाषा, ठीक है। उर्दू को वो यामिनी भाषा मानते थे। लालू लाल जो है वो उर्दू को यामिनी भाषा जो है वो मानते थे और कहते थे। ये प्रश्न आ जाता है यूजीसी के पेपर में। लालू लाल ने जो है बजुवान ई रेखता, इसको कॉमर्स में कर लो, लालू लाल ने बाजुवान ए रेखता शब्द का प्रयोग जो है लताइफ ए हिंदी के लिए किया है। लताइफ ए हिंदी के लिए इस शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है। तो इस तरीके से चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक एक नंबर के लग रहे हैं ये, लेकिन होते इतने इंपॉर्टेंट है कि कब उठकर यूजीसी के पेपर में आ जाए पता ही नहीं चलता। सो इस तरीके से ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर 8th पॉइंट देखेंगे तो ब्रज भाषा व्याकरण की एक मौलिक रचना है। बिल्कुल ब्रज भाषा व्याकरण की देखी जाए तो एक मौलिक रचना है, क्योंकि मैंने कहा ना उस समय पे सिर्फ 2 भाषाएं ही जो है चल रही थी, 2 भाषाओं का ही बोला बाला था, ब्रज भाषा का और खड़ी बोली का। तो बस यही से ही शुरुआत मान लो आप। फिर आ जाता है राजनीति। राजनीति 1802 में इसको कर सकते हो, जो हितो प्रदेश की कहानियों से संबंधित ब्रज भाषा में अनुदित रचना की गई। अब देखो राजनीति 1802 में जो है रचित की गई, ठीक है। इसमें हिंदू प्रदेश की कहानियों से संबंधित ब्रज भाषा की जो है अनुदित रचना जो है इसमें की गई थी, मतलब ज्यादातर ब्रज भाषा को इसको डाला गया था राजनीति 1802 में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो माधव विलास की बात करें तो माधव विलास जो है पूरा का पूरा अपना ब्रज भाषा में रचित चंपू काव्य था। तो ये पूरा चंपू काव्य था, ब्रज भाषा में रचित था ये, जो माधव विलास जो है लिखा गया था। उसके बाद हम बात करें लाल चंद्रिका की, तो लाल चंद्रिका जो है इसमें बिहारी सतसई का टीका जो है पूरा का पूरा जो है इसके अंदर डाला गया था। तो इस तरीके से ये 3 पढ़ने कौन कौन से, राजनीति, माधव विलास और लाल चंद्रिका, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा हमने किसके बारे में पढ़ा, लालू लाल के बारे में पढ़ा, जो हमारे ये फॉन्ट विलियम कॉलेज के जो है फॉन्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे और इन्होंने जो है योगदान दिया था, ठीक है। भाका मतलब कौन से पद पर थे ये, भाका मुर्शी जो है पद पर ये नियुक्त हो रखे थे, ठीक है। और इनके 2 सहायक भी थे, काजम अली जवा और मजहर अली विला। तो इनके 2 सहायक भी थे, तो इनका नाम भी पूछ सकते हैं और ये कौन से पद में नियुक्त थे वो भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला पढ़ते हैं, दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, दूसरा नाम बताया था मैंने सदल मित्र। जो सदल मित्र है इनका टाइम पीरियड देखेंगे 1767 से लेके 1848 का इनका टाइम पीरियड है।
फोर्ट विलियम कॉलेज में भाका पंडित थे। ये क्या थे? ये फोर्ट विलियम कॉलेज में भाका पंडित थे। और वो कौन थे? मैंने अभी बताया वो कौन थे। देखिए इसी तरीके से तो याद करना है, यही तो चीजें करनी है, बार बार पीछे पीछे चीजों को रिपीट करना है, तभी तो वो आपको याद होंगे। तो भाका जो है भाका मुखी जो है पद में वो उनको नियुक्त किया गया था। और यहाँ पर ये जो थे भाका पंडित थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? तो इनकी रचनाओं पे अगर ध्यान दें हम तो नासिकेतो पाख्यान या इसको हम चंद्रावली भी कहते थे, 1803 में ये प्रकाशित हुई थी। तो ये जो है ये नाम से भी है। उसके बाद रामचरित्र जिसमें पूरा का पूरा 1850 में हुई थी ये। इसमें अध्यात्म रामायण पर आधारित था ये पूरा का पूरा। उसके बाद तीसरा आ जाता है हिंदी पाषाण वाकबुलेरी, ठीक है, हिंदी पाषाण वाके बुलेरी, जो कि 1809 में था। स्वतंत्र रूप से हिंदी गद्य लिखने वाले जो है वाले थे इसमें। अभी ये चीज अलग कर लेते हैं, इसको अलग करेंगे, बस यहाँ तक करिए। हिंदी पार्श्विक वाल्मीकि जो 1809 में था। तो ये तीन चीजें आप लोग देख रहे हैं, ये इनकी तीनों की तीनों रचनाएं हैं किसकी? सदल मित्र की। तो अब आपको पता चल गया, दो की मैंने चर्चा की और दोनों के दोनों ही फोर्ट विलियम जो है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज का, तो फोर्ट विलियम कॉलेज से ही वहीं पर जो है नियुक्त थे ये। और उन्होंने जो है इस तरीके की रचनाएं की, उनकी रचनाओं के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब आगे चलते हैं, यहां से न्यू टॉपिक शुरू होगा हमारा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे रोक दिया थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको क्लियर रहे कि कौन सी चीज कहाँ खत्म हो रही है। अब आता है स्वतंत्र रूप से हिंदी गद्य लिखने वाले थे। तो स्वतंत्र रूप से गद्य लिखने वालों में कौन कौन थे? तो दो थे। कौन कौन से? एक थे मुंशी सदा सुखलाल और दूसरे थे इंशाअल्लाह खां, ठीक है, इंशाअल्लाह खां, समझ आ गया। मुंशी सदा सुखलाल और इंशाअल्लाह खां जो थे, ये दोनों के दोनों स्वतंत्र रूप से हिंदी गद्य लिखने वालों में से थे। तो ये स्वतंत्र रूप से लिखते थे और इनका दोनों का कोई संबंध नहीं था किसके साथ? फोर्ट विलियम कॉलेज के साथ इनका कोई संबंध नहीं था। दो का संबंध था, दोनों का नाम मैंने आपको बताया, लालू लाल का और साथ में सदल मित्र का। लेकिन यहाँ पर जो ये मुंशी सदा सुखलाल है और जो इंशाअल्लाह खां है, इन दोनों का कोई भी संबंध नहीं था कॉलेज से। अब इन दोनों की भी चर्चा हम कर लेंगे। सदा सुखलाल नियाज, इनको नियाज नाम से पुकारा जाता था, निसार नाम से पुकारा जाता था, तब उसके नाम से नियाज पड़ा था इनका नाम। सदा सुखलाल नियाज जो है, इनका टाइम पीरियड देखेंगे 1746 से लेके 1824 का इनका टाइम पीरियड है। दिल्ली निवासी थे, ये दिल्ली में रहते थे, उधर के निवासी थे। सदा सुखलाल हिंदी के प्राथमिक गद्य लेखकों में से एक थे। तो कौन से लेखक थे ये? गद्य लेखक थे, उनमें से ये एक माने जाते थे। फारसी में इनका उपनाम क्या था? निसार। इसका फारसी में उपनाम क्या था? निसार, ये पूछ लिया जाता है 1 नंबर में। और इनका वास्तविक नाम क्या था? सदा सुख राय। तो सदा सुख राय इनका वास्तविक नाम था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? रचनाओं पे ध्यान दे तो यहाँ पर इनकी रचनाएं आप देख सकते हो। मुथक बुत वारिक, ठीक है, मुथक बुत वारिक जो है 1818 में हुई थी और ये काफ़ी फेमस थी। तो ये काफ़ी फेमस थी, तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, कि ये इनकी काफ़ी फेमस रचना थी। इसमें जो है उन्होंने अपने जीवन के इतिहास को लिखा था पूरा का पूरा, काफ़ी फेमस रहा ये। और जो है इसमें से यूजीसी में पेपर इसमें शायद पूछा भी गया है, आई थिंक इस बार आया था कि पता नहीं पिछली बार आया था, तो तब ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। आगे चलते हैं। सुख सागर या विष्णु पुराण के कुछ उपदेश जो थे आत्मा और नैतिक प्रसंग के आधार पर रचित थे। तो अब बात करते हैं हम, ठीक है, इसके अगले उसकी सुख सागर की। तो सुख सागर की बात कर रही हूँ कि ये विष्णु पुराण के कुछ उपदेश थे इसमें सुख सागर के अंदर। मैं इनकी रचनाएं बता रही, सुख सागर इनकी रचना थी, ठीक है। तो उसमें जो है विष्णु पुराण और उपदेशों और नैतिक जो प्रसंग थे उनके आधार पर ये पूरा का पूरा रचित था। उसके बाद अगर हम बात करें तो
फारसी जो है बहुल उर्दू, फारसी बहुल उर्दू जो है अब इनकी रचना थी। और इसमें इन्होंने गद्य से प्रतिष्ठित होते देख इनका कथन था कि रस्मो रिवाज भाका का दुनिया से उठ गया, रस्मो रिवाज भाका का दुनिया से उठ गया। और ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो है दोस्तों मानी जाती है, क्योंकि ये जो है पूछ ली जाती है एग्जाम में, तभी मैं सारा का सारा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप नोट डाउन कीजिए और इसको कॉमास में लिखना आप, ठीक है, डबल कॉमास में जैसे लिखा हुआ है। और यहाँ पर इसका एक नाम लिखना, फारसी बहुल उर्दू, उर्दू गद्य की प्रतिष्ठा होते देख इसका कथन था, फिर कथन का नाम पूरा। आई होप सदा सुखलाल नियाज जो है उनके बारे में पता चल गया होगा, निसार के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट, इंशा अल्लाह खां। इंशा अल्लाह खां जो है उनका क्या था, तो पहला पॉइंट देखेंगे, खड़ी बोली गद्य के जो है, खड़ी बोली गद्य के उन्नायकों में एक इंशा अल्लाह खां जो है उर्दू फारसी के बड़े शायर थे। तो ये जो है अकेले तो जो उर्दू और फारसी के एक बड़े शायर के रूप में उभरे थे इंशा अल्लाह खां। और रानी केतकी का कहानी, रानी केतकी की कहानी ये तो वेरी फेमस है, और आपको पता होगा कि अभी मैंने क्विज में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डाले थे, तो देखिए इनका नाम भी यहाँ पर आ गया है, तो ये सब तो पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार भी पूछा जाता है। तो रानी केतकी की कहानी का उदय जो या आएगा यहाँ पर, रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित्र, उदयभान चरित्र जो है हिंदी खड़ी बोली की इनकी प्रसिद्ध रचना रही है। तो आपको पता होना चाहिए इनकी प्रसिद्ध 2 रचना रही है, कौन कौन सी, रानी केतकी की कहानी और उदयभान चरित्र, ठीक है, इंशा अल्लाह खां की रही है ये। उसके बाद क्या है, अगला पॉइंट है, हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य जो है, प्रथम मौलिक गद्य कथा जो है कहा जाता है इसे, तो गद्य कथा जो है मौलिक इसको कहा जाता है, तो वो भी आपको याद करना है। इस कहानी में सर्वप्रथम लौकिक श्रृंगारमयी परंपरा का शुभारंभ हुआ है, ठीक है, तो इसका शुभारंभ लौकिक श्रृंगार से ही जो है किया गया है। इस कहानी का पूरा, कौन सी कहानी का, रानी केतकी की कहानी की बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह की अगर खां की बात करें तो उनकी कुछ पंक्तियां हैं, उसे देखेंगे ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। इसमें हिंदी भी छुट और किसी बोली का पुट नहीं है, ठेठ हिंदी लिखने के उद्देश्य से यह रचना रची गई थी। समझ आ गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स है। और इसके ऊपर तथ्य में आप रामचंद्र जी का उठा के देखोगे, तथ्यात्मक पुस्तक, तो उसमें आप देखोगे तो उसमें रामचंद्र शुक्ल ने इसके ऊपर भी तथ्य किया गया है इस पंक्ति के ऊपर। इसमें हिंदवी घुट और किस बोली का पुट नहीं है, ठेठ हिंदी लिखने के उद्देश्य से यह रचना रची गई है, कि ताकि वो ठेठ हिंदी जो है लिखी जाए, मतलब खड़ी बोली, यहाँ पे खड़ी बोली का इस्तेमाल जो है किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो संपर्क करना चाहते थे जनता से, और जनता से संपर्क कर पाएंगे तभी तो जनता को उनकी भाषा समझ में आएगी, यही उनका मेन मोटिव था। अब रामचंद्र शुक्ल जी इसमें क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, रामचंद्र जी शुक्ल ने कहा, इंशा अल्लाह खां को एक दिन बैठे बैठे बात अपने ध्यान से चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले, तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले और बाहर की बोली गवारी कुछ उनके बीच में ना हो, हिंदीपन भी ना निकले और ना बाखापन भी ना हो। तो इस तरीके से उन्होंने पूरी की पूरी ये जो पंक्तियां हैं वो कही है, किसने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, इन पंक्तियों को देखते हुए। तो ये तथ्यात्मक प्रश्न में से जो है बनकर आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें हास्य प्रधान शैली है, किसके अंदर, रानी केतकी की जो कहानी है इसके अंदर हास्य प्रधान शैली का जो है इस्तेमाल किया गया है। और भाषा सबसे पहले कैसी, देखिए अब कभी प्रश्न पूछते हैं बच्चे मुझसे कि मैम हिंदी जो है हास्य प्रधान शैली किस तरीके की शैली होती है, तो यहाँ पर देखो इसकी जो विशेषता है वो भी बता दी गई है कि चटकीली सी, मटकीली सी, अलंकृत और कैसी, किस्सा गोई शैली, चलती और मुहावरेदार है। तो ये सारे के सारे इसके गुण जो है वो बता दिए गए हैं हास्य प्रधान शैली के। फिर है, इंशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को निम्न में से मुक्त रखने की बात कही है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किन किन चीजों को मुक्त रखने की बात की है, पूछ लेते हैं। तो इंशा अल्लाह खां जो है वो कहते कि इन चीजों से मुक्त होना चाहिए, ठीक है। अब देखो योगदान तो उन्होंने पूरा का पूरा दे ही दिया इसमें,
ठीक है, खड़ी बोली में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है। पर किन चीजों से मुक्त रहने की बात की है? उन्होंने कहा कि बाहर की जो बोलियां होती है, अरबी, फारसी और तुर्की, इनसे जो है मुक्त रहने की बात की है, इनसे दूर रहना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। इन शब्दों से दूर रहना चाहिए, अरबी से, फारसी से और तुर्की शब्दों से। दूसरा इन्होंने कहा गवारी अर्थात ब्रज भाषा, अवधी जो है उनसे दूर रहना चाहिए। तो ब्रज भाषा और अवधी से भी दूर रहने की बात यहाँ पर की गई है। उसके बाद इन्होंने कहा बाखा, बखा नहीं है, बाखा। बाखा अर्थात संस्कृत के शब्दों का मेल नहीं होगा। ठीक है, तो मेल नहीं होना चाहिए। तो बाखापन और संस्कृत का मेल यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों चीजों की बात की है कि इन तीनों चीजों से मुक्त रहना चाहिए और फिर जाके जो है हमें रचनाएं करनी चाहिए। आगे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे खड़ी बोली हिंदी के जो है विकास में भारतेंदु के पूर्व हिंदी के 4 गद्य लेखन का योगदान जो है वो यहाँ पर सालग्यन जो है वो किया गया है। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो 4 मैंने यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, लालू लाल, सदन मिश्र, लालू लाल और सदन मिश्र, जिनके बारे में मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को। और मैंने कहा कि ये दोनों के दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज से कार्यरत थे, उधर काम करते थे और फिर इन्होंने इस तरीके से सहयोग दिया। ठीक है, योगदान रहा इनका भी हमारी खड़ी बोली के प्रति। अब 2 ऐसे नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, सदासुख, जिनके बारे में अभी पढ़ाया, और इंशाअल्लाह खां, इनका कॉलेज से कोई भी लेना देना नहीं था। तो फोर्ट विलियम के साथ इनका कोई भी संबंध नहीं था। इन चीज़ों को याद कर लो, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरीके से टैबुलर फॉर्म में मैं आप लोगों के सामने लेकर इसको दिखा रही हूँ। आई होप क्लियर हो गया होगा। चारों के बारे में मैंने पढ़ा दिया आपको उसी टॉपिक के अंदर। कौन सा? फॉन्ट वाला। सेकेंड टॉपिक चल रहा है हमारा। 4 टॉपिक है हमारे, मिशनरियों वाला करवाया, उसके बाद में ये आपको करवा रही हूँ फॉन्ट वाला। ठीक है, फोर्ट विलियम जो कॉलेज है उसका। इसके अंदर मैंने ये 4 जो है अच्छे अच्छे जो विद्वान हैं, इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से भारतेंदु से पूर्व में इन दोनों ने योगदान दिया। तो इस तरीके से देखो, जब हम पूर्व की बात करें तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि भारतेंदु युग से पहले ही खड़ी बोली का विकास धीरे धीरे शुरू हो गया था, प्रारंभ हो गया था, और साथ साथ जो है फिर भारतेंदु युग के साथ साथ चलता रहा। अब आगे चर्चा कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी और। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, 2-3 पॉइंट इसके और कर लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, धार्मिक पुनर्जागरण वाला। आगे है आगरा कॉलेज 1823 में आगरा स्कूल बुक सोसाइटी जो है उसका किया गया। तो आप सीधा इसको सिंपली तरीके से करेंगे, कॉमा नहीं लगाया यहाँ पर। आप देखेंगे आगरा कॉलेज जो है 1823 में। ठीक है, उसके बाद आता है आगरा स्कूल बुक सोसाइटी जो कि 1817 में, और उसके बाद आ जाता है कोलकाता स्कूल बुक सोसाइटी जो कि 1817 में, और उसके बाद हिंदी के अच्छे पाठ्यक्रम जो है वो शुरू किए गए, जिससे हिंदी भाषा का विकास को जो है प्राक्षेय जो है मिले। ठीक है, तो हिंदी भाषा के विकास के लिए कितनी सारी चीजें यहाँ पर की गई ताकि उसे बढ़ाया जा सके। ठीक है, आगे पॉइंट देखेंगे, कोलकाता स्कूल बुक सोसाइटी जिसकी जो है रचना की गई 1817 के अंतर्गत। उसके बाद हिंदुस्तानी विभाग आ जाता है, हिंदुस्तानी विभाग जो कि बाद में हिंदी विभाग के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये सारी। उसके बाद 1817 से लेकर 1832 तक की बात करूं तो सोसाइटी में 60 पुस्तकें प्रकाशित की गई, दर्जन भर पुस्तकें हिंदी की थी। तो दर्जन भर पुस्तकें जो है वो हिंदी की थी और उसको प्रकाशित किया गया। तो आप लगा सकते हो कि कितना कुछ जो है यहाँ पर हिंदी के विकास के लिए किया गया है। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा फोर्ट विलियम से फिर किस तरीके से जो कनेक्टेड थे उन्होंने भी विकास किया, और जो कनेक्टेड नहीं भी थे उन्होंने भी किस तरीके से इसके लिए योगदान दिया। अब ये 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब आ जाता है हमारा तीसरा पॉइंट। ठीक है, अब हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है, वो क्या है यहाँ पर, धार्मिक पुनर्जागरण से जुड़ी संस्थाओं का योगदान। तो धार्मिक जो पुनर्जागरण है उससे जुड़ी जो संस्थाएं थी उनका भी योगदान रहा है। तो किस तरीके से रहा है, वैसे तो ये मैंने आपको पढ़ाया है पर अभी अच्छी तरीके से पढ़ा देती हूँ।
पहला पॉइंट है धार्मिक पुनर्जागरण से जुड़ी संस्थाओं में हमारा आ जाता है ब्रह्म समाज आ जाता है, आर्य समाज आ जाता है और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो आ जाता है। ब्रह्म समाज की बात करूं तो 1828 में जो है इसका 1828 में इसका प्रकाशन हुआ था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। अगर मैं बात करूं जो है आर्य समाज की, तो आर्य समाज की जो वर्ष काल था वो था 1875 में, ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगर मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करूं तो इसकी संरचना जो स्थापना जो है वो 1875 में हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो मैडम जो है ब्लास्की जो थी इसकी संस्थापक रही थी। और 1907 में इसके अध्यक्ष जो थे वो एनी बेसेंट रही थी। तो अब उन्हीं की चर्चा हम यहां पर करेंगे। उसके बाद आता है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो उन्होंने उदंड मार्तंड वेदांत जो सूत्र है और जो पैम्पलेट है, इनका काफी फेमस हुआ पैम्पलेट हिंदी में प्रकाशित किया था। यह हिंदी के बड़े ही जबरदस्त समर्थन रहे थे और इन्होंने इस तरीके से प्रकाशित किया, काफी फेमस हुआ था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। और तभी कितना बड़ा योगदान इनका यहाँ पर रहा है। तो साहित्य का भी काफी बड़ा योगदान यहाँ पर रहा है और उसी तरीके से हम इसको यहाँ पर पढ़ते चले जा रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर हम बात करें तो वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था मूर्ति पूजन पर जबरदस्त उन्होंने प्रहार किया, जिसमें तत्काल संगठन जो बौखला गए थे, जो संगठन था पूरा का पूरा बौखला गया था। और आर्य समाज के साथ ही अन्य जो संप्रदाय थे, अन्य संप्रदाय में जो है धूम मच गई थी। और इसका जो माध्यम बनी थी वो हिंदी ही थी। तो इसका मेन माध्यम कौन था? हिंदी। मतलब पूरा का पूरा हिंदी का जोरों शोरों से यहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए किया जा रहा था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी हिंदी को ही मेन माध्यम माना है यहाँ पर। फलत जो है खड़ी बोली जो गद्य की जो नए रूप है उसमें सजने संवरने का भी जो है मौका मिल गया। तो गद्य और इन सब चीजों को भी अच्छी तरीके से करने का मौका मिल गया था। आगे बात करते हैं अंग्रेजी महिला एनी बेसेंट जो है, एनी बेसेंट जब भारत में आई थी तो वे प्राय भाषण जो है वो हिंदी में दिया करती थी। और भाषण जब हिंदी में कोई देगा तो आप समझ सकते हो कि कितना प्रचार प्रसार हो जाता है हिंदी का। तो लगता है कि काफी प्रचार प्रसार हो रहा है। और इस तरीके से एनी बेसेंट ने सारे जितने भी अपने भाषण दिए आज तक, उस टाइम तक, तब तक वो सारे के सारे हिंदी में ही रहे। आगे देखते हैं कि और किस किस का जो है योगदान रहा है। काफी लंबा टॉपिक है पर आज इसे फिनिश करना ही है हमने, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है ना, इसको ज़्यादा आधा भी नहीं कर सकते, फिर समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। ब्रेक ले लेकर इसको पढ़ना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके लेना, टाइम का बीच में गैप करके दोबारा देख लेना। जब मेरी क्लास हो रही है तब तो आप देख ही रहे हैं, बाद में भी इसको एक बार फिर देखना, रिपीट 2 बारी में देखने में आपको ये अच्छी तरीके से हो जाएगा। 5th पॉइंट है नवीन चंद्र राय। जो नवीन चंद्र राय है, केशव चंद्र सेन है और जो श्रद्धाराम फिलोरी है, वेरी फेमस श्रद्धाराम फिलोरी जो है, जो ये थे, इन्होंने जो है भाग्यवती हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। देखिए प्रश्न बनकर आ जाएगा यहां से, भाग्यवती हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। कमेंट सेक्शन में सभी कमेंट करके बताएंगे कि प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। ठीक है, तो प्रथम मौलिक उपन्यास भाग्यवती था। और यह जो है यह सामाजिक उपन्यास है, ना भी खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास में सराहनीय भूमिका अदा की है इसने। तो खड़ी बोली के इसमें काफी योगदान जो है वो इसका रहा है। 6 पॉइंट देखेंगे प्रसिद्ध आरती, जो हम प्रसिद्ध आरती गाया करते हैं, कौन सा? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये जो हम आरती गाते हैं इसके रचनाकार कौन है, किसने लिखी है? ये लिखी है श्रद्धाराम फिलोरी ने। तभी मैंने कहा आपको कि ये काफी फेमस है, क्योंकि यह आरती तो आपको पता ही है, हर सारे जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं हमारे प्रभु जी के, कान्हा जी के जो मंदिर है, विष्णु जी के जो मंदिर है ना, तो वहां पर जगदीश हरे की जो है आरती की जाती है। उसके बाद बात करें हम नवीन चंद्र राय। नवीन चंद्र राय का जो मत है, नवीन चंद्र राय जो है वो क्या कहते हैं? नवीन चंद्र राय का मत यहाँ पर है, वो कहते हैं कि उर्दू की छाया से
मत नीचे रखेंगे इसका, अभी रुकिए। नवीन चंद्र राय ने हिंदी को उर्दू की छाया से दूर रखा है, कि वो चाहते हैं कि उर्दू से बिल्कुल ये दूर रहे, हिंदी जो है उर्दू से बिल्कुल दूर रहे। तो आप क्या कहोगे, आप ये कह सकते हो कि नवीन चंद्र राय जो है बिल्कुल विरोधी निकले। किसके विरोधी निकले? उर्दू के बिल्कुल विरोधी निकले, और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल उर्दू की तो छाया भी पड़नी नहीं चाहिए हमारे हिंदी में। तो नवीन चंद्र राय ने, उनका मत था कि उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, और कभी गंभीर विषय को व्यक्त करने की क्षमता भी नहीं है इसके अंदर। तो मतलब गंभीर विषयों की अगर चर्चा करें तो वो नहीं है। तो ये प्रश्न बनकर आ जाता है कई बार, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने ये कहा कि उर्दू में जो है आशिकी चीजें अगर की जाए, आशिकी से संबंधित कविताएं की जाए तो वो तो हो जाएगी, लेकिन अगर गंभीर विषयों की चर्चा की जाए तो वो नहीं हो सकती। इसलिए उर्दू की छाया भी जो है हिंदी में नहीं पड़नी चाहिए। तो एक तरीके से नवीन चंद्र राय उर्दू के बिल्कुल विरोधी निकले। अब आ जाता है हमारा 4th पॉइंट। अब देखिए आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, 4 पॉइंट मैंने आप लोगों को करवाए। कौन कौन से? पहला मैंने आपको करवाया ईसाई मिशनरियों वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कराया फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसमें अन्य शिक्षकों का भी योगदान रहा था। उसके बाद मैंने आपको तीसरा पॉइंट कराया, और तीसरे पॉइंट पे मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की, किसकी? धार्मिक पुनर्जागरण की चर्चा की, ठीक है, जो योगदान उनका रहा। अब हम लास्ट पॉइंट अपना करने जा रहे हैं, भारतेंदु का योगदान। आई होप आपको ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, और तब जाकर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। चलिए अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसकी। भारतेंदु युग का योगदान। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि खड़ी बोली की बात की मैंने, कि जो खड़ी बोली है वो आ चुकी थी और उसका उद्गम हो चुका था, और उसके बाद धीरे धीरे चलते चलते साथ में भारतेंदु युग के साथ ही खड़ी बोली भी जो है वो चल रही थी। अब खड़ी बोली हिंदी गद्य की एक नई दिशा प्रदान करने में भारतेंदु और भारतेंदु के मंडल के महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसका काफी बड़ा योगदान रहा है यहाँ पर। और भारतेंदु की जो पत्रिकाएं यथा कवि वचन सुधा हो गई, ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन होगी, बाल बोधनी होगी। बाल बोधनी देखिए कितनी फेमस है, मैंने आप लोगों को जो अभी क्विज में प्रश्न डाले थे वो यहीं से उठाकर डाले थे, बाल बोधनी से। हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गई, माध्यम से हिंदी पत्रिका बाल बोधनी हरिश्चंद्र चंद्रिका के माध्यम से हिंदी पत्रिका के क्षेत्र में अभूतपूर्ण योगदान दिया। तो ये सारी की सारी क्या है? भारतेंदु की पत्रिकाएं हैं, ठीक है, जिनको आपने याद करना है और इनमें से प्रश्न बनकर आ जाता है, ठीक है। ये लाइन जो है 2 बार रिपीट होगी, आप इसे 1 बार कर लीजिएगा। हरिश्चंद्र पत्रिका का जो प्रकाशन है वो हिंदी गद्य के क्षेत्र में एक दिशा जो है परिवर्तन है। तो मतलब एक तरीके से दिशा को ही परिवर्तन कर दिया, ऐसा हरिश्चंद्र का मानना है कि हरिश्चंद्र पत्रिका से जो है प्रकाशन से क्या हुआ कि इसका पूरी की पूरा दिशा ही परिवर्तन हो गई। भारतेंदु की बात करूं अगर मैं, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारतेंदु जो है वो हिंदी नई चाल में ढली कब? 1874 में जो है इसको हिंदी नई चाल में ढली। मतलब एक तरीके से इसमें पूरी तरीके से परिवर्तन आ गया, और ये छोटे छोटे तथ्य होते हैं पर इन्हीं में से प्रश्न बनकर आ जाते हैं। 1868 ईस्वी में भारतेंदु ने विद्या सुंदर नाटक, जो विद्या सुंदर नाटक था, ये जोड़कर लिखिए, विद्या सुंदर नाटक का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया। अब आप लगा सकते हो कि बांग्ला से इसका अनुवाद किसमें किया गया? हिंदी में किया गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी का किस तरीके से विकास होता ही चला जा रहा है। अब अनुवाद भी होने लग गया, बांग्ला को पूरा हिंदी में अनुवाद किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? देखिए मैंने सारे तथ्य लिखे हैं यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? भारतेंदु ने हिंदी गद्य की बहुत से सुंदर रूप में आभास दिया है। तो भारतेंदु ने जो हिंदी गद्य है उनके बहुत से सुंदर रूप के में जो है आभास जो है वो दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ साथ भारतेंदु क्या कहते हैं? भारतेंदु कहते हैं भारतेंदु जो है वो क्या कहते हैं? निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल।
निज भाषा उन्नति ये सब उन्नति के मूल, ये भारतेंदु की पंक्ति है। तो ये प्रश्न पंक्तियां भी पूछ ली जाती कि पंक्ति किसकी है, तो आपने बताना है भारतेंदु जी की है। इनका गद्य काफी सशक्त और प्रौढ़ था, ठीक है। तो इनका गद्य कैसा है, काफी सशक्त है और प्रौढ़ है। ये सारी चीजें मैंने अब आपको बता दी भारतेंदु युग के योगदान की, कि कहां कहां उन्होंने योगदान दिया और कैसे कैसे योगदान दिए, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम कुछ चीजें चर्चा कर लेते जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे भारतेंदु युग से पूर्व जो साहित्यकार थे उन्होंने किस तरीके से योगदान दिया, और उनकी हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते। थोड़ा सा ही टॉपिक रह गया है, ज्यादा अब लंबा नहीं रहा है। आई नो आप लोग थक गए होंगे पढ़कर, बट मैंने कहा आप लोगों को क्लास को थोड़ा इस तरीके से करना। अभी देख लीजिए ना, उसके बाद एक बार फिर देखना इसको, तो आपको इजी लगेगा। फिर एक बार फिर देखोगे तो और इजी, मतलब 3 बार में आपका ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो जाएगा ये टॉपिक आपका, ठीक है। अब देखिए आप लोग तो सुन रहे हो और आप लोग सुनने में भी थक रहे हो, तो सोचिए मैं तो आपको पढ़ा रही हूँ, बोल रही हूँ, तो मैं कितनी थक रही होंगी, ठीक है। आपको आवाज से भी फील हो रहा होगा। तो चलिए अब देखिए अलग हम लोग हर चीज़ का प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, जब यहाँ पर नहीं, कमेंट सेक्शन में नहीं, फेसबुक में आप लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, तो वहाँ पर जो है मैं अब हर चीज़ का आंसर नहीं दे पाती, क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ बहुत तरीके से। इसलिए मैं सोचती हूँ कि अगर संडे को गूगल मीट हुआ करेगी तो मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो आप लोगों को कोशिश करूँगी कि एक ही साथ दे दूँ, ठीक है। तो यही चीज़ चर्चा रहती है हमारी। चलिए अब मैं बात कर रही थी राजा शिव प्रसाद सितारे। राजा शिव प्रसाद सितारे जो है, जिन्हें हिंद कहा जाता है, राजा शिव प्रसाद सितारे भारतेंदु जो थे उनसे पूर्व के साहित्यकार ये रहे हैं, मतलब उनसे पहले ये साहित्यकार थे जिन्होंने ये सब चर्चाएं की थी। यह चलती ठेठ हिंदी, क्या कहते हैं यह चलती ठेठ हिंदी के प्रबल समर्थक थे, जिन्होंने सर्वसाधारण में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग किया। तो पूरी तरीके से स्वच्छंद इन्होंने प्रयोग इसका किया है। यहाँ पर एक लाइन मिस हो गई है। इनकी रचना का नाम था वामा मनरंजन। आप लोग याद कर लीजिए, वामा मनरंजन। आई थिंक इसका प्रकाशन 1856 में हुआ था, ठीक है। 1856 में इसका प्रकाशन हुआ था वामा मनरंजन का। भाषा ऐसी ही है इसकी, ठीक है। तो ये रचना है इनकी राजा शिव प्रसाद सितारे की, ठीक है। ये क्या कहते हैं, इन्होंने कहा यह जो है भारतेंदु के गुरु थे। अब आप लगा लीजिए किनकी बात कर रही हूं, किनकी चर्चा कर रही हूं। यहाँ पर मैं चर्चा कर रही हूँ राजा शिव प्रसाद सितारे की, और शिव प्रसाद सितारे जो है वो भारतेंदु जी के गुरु थे। तो अब यहाँ से आपको क्या समझने को मिल रहा है, यहाँ से आपको ये समझने के लिए मिल रहा है कि एक तरफ अगर हम देखें तो समर्थन कर रहे हैं, जो गुरु हैं वो उनका समर्थन कर रहे हैं, किसका, उर्दू का। अरबी फारसी की बात की ना कि स्वच्छंद प्रयोग करते हैं, उसका स्वच्छंद प्रयोग करते हैं, तो जो है पूरी तरीके से उर्दू का सपोर्ट कर रहे हैं इनके गुरु, ठीक है। जो ये है हमारे राजा शिव प्रसाद सितारे हैं। लेकिन जो इनके शिष्य है भारतेंदु, ये इनके शिष्य है, और इनके शिष्य होकर भी ये जो है उर्दू के तरफ जो है उर्दू का जो है विरोध कर रहे हैं। तो आप साफ नजर आ रहा है कि भारतेंदु जो है भारतेंदु के गुरु थे ये, और ये उर्दू का झुकाव का भारतेंदु के विरोध किया था। तो इनका झुकाव था, मतलब राजा शिव प्रसाद सितारे का झुकाव था उर्दू के प्रति, जबकि भारतेंदु ने इनका विरोध किया, वो उनके शिष्य थे और उन्होंने अपने ही गुरु का विरोध किया। अब यहाँ पर आप प्रसिद्ध रचनाएं देखेंगे कौन कौन सी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला है मानव धर्म सागर, सागर नहीं है सार है, मानव धर्म सार, ठीक है। दूसरा है भूगोल हस्तामलक, ठीक है। तीसरा है हमारे पास, अच्छा भूगोल हस्तामलक जो है, भूगोल जो हस्तामलक है, ये वाली लाइन आप लिख सकते हैं उसमें, क्योंकि जो भूगोल हस्तामलक है काफी फेमस हुई थी। रामविलास शर्मा ने इन पे इसको लेकर एक पंक्ति बोली है, और ये पंक्ति पेपर में पूछ ली जाती है। रामविलास शर्मा ने
इसकी भाषा को बोलचाल की हिंदी कहा है, कि जो इसकी भाषा है वो बोलचाल की हिंदी भाषा है, रामविलास ऐसा कहते हैं भूगोल हस्तामूलक की। ठीक है, तीसरी है हमारी आलोसिया की कोड़ा, उसके बाद कीड़ा नहीं है कोड़ा है, उसके बाद राजा भोज का सपना, उसके बाद है इतिहास तमिलनाशक भाग 1 से लेकर 3 तक, उसके बाद है वीर सिंह का वृतांत, फिर है गीत गोविंदादर्श, फिर है कबीर टीका, फिर है सिखों का उदय और अस्त, फिर है उपनिषद सार, फिर है बेताल पत्तीसी, फिर है विद्याकुर, फिर है वर्णमाला, फिर है सेंट फॉन्ट और मार्टन की कहानी। सेंट फॉन्ट आएगा यहाँ पे, सेंट फॉन्ट और मार्टन की कहानी, गलत लिखा है, सेंट फॉन्ट और मार्टन, सेंट फॉन्ट और मार्टन की कहानी। ठीक है, अब आगे चलते, ये तो था, मतलब ये सभी का संबंध नहीं है, ये कॉलेज से संबंधित नहीं है, फॉन्ट से रिलेटेड नहीं है, अलग से हैं जो भारत हिंदू से पूर्व के साहित्यकार थे। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह की बात करें तो कालिदास के प्रसिद्ध रचनाएं लिखी है इन्होंने। कौन कौन सी रचनाएं लिखी है तो ध्यान देंगे, यहाँ पर रचनाएं थी इनकी अभिज्ञान, शकुंतलन और एक और थी, शकुंतलन और एक और थी रघुवंश, ये अलग अलग लिख दिया। अभिज्ञान, शकुंतलन और रघुवंश, ये 3 इनकी रचनाएं थी जिनका इन्होंने क्या किया है, हिंदी में अनुवाद करते हुए कहा है कि हमारा मत में हिंदी और उर्दू 2 बोली न्यारी न्यारी है। मतलब इन्होंने दोनों बोलियों को अलग अलग माना है, हिंदी को अलग माना है और उर्दू को अलग माना है, तो दोनों बोलियों को इन्होंने अलग अलग माना है। अभिज्ञान, शकुंतला और रघुवंश की प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनमें इन्होंने इस अपने विचार देते हुए कहा कि ये दोनों बोलियां उनके लिए अलग अलग है, इनको एक साथ किया नहीं जा सकता। उसके बाद आते हैं देवकी नंदन खत्री जी। देवकी नंदन खत्री जी जो है उन्होंने यहाँ पर क्या है, चंद्रकांता जिसको सतती और व चंद्रकांता भी कहा जाता है। ठीक है, चंद्रकांता, सतती व चंद्रकांता, और यहाँ पर प्रेमचंद, या इसमें क्या है पूरा का पूरा प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी कथा साहित्य में श्लाघा पुरुष जो है वो कहा जाता है। साहित्य संस्थाओं का भी योगदान रहा है। कौन कौन सी संस्थाओं का योगदान रहा है तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट काशी नगरी, जो काशी नगरी प्रचारिणी सभा था उसकी बात कर रही हूँ। काशी नगरी प्रचारिणी सभा 1893, और इसके बारे में मैंने आपको पिछली जो हम फर्स्ट यूनिट की थी उसमें भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो प्रश्न बनकर आए भी हुए हैं बहुत बार। तो यह सभा जो थी, यह सभा 1899 में आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना की गई थी इसमें। ठीक है, और क्या था, इस सभा में 3 वर्षों के अथक परिश्रम का ही परिणाम था कि 1900 में ये अदालत में हिंदी के स्थान इसको मिला था। तो 1900 में ये इसको हिंदी का स्थान जो है इसी वजह से मिला था। तो ये पूरा का पूरा जो काशी नगरी प्रचारिणी सभा है इनका काफी बड़ा योगदान रहा, और इन्हीं के कारण जो है 1900 ईस्वी में जो है हिंदी को एक तरीके से एक अच्छा स्थान जो है वो प्राप्त हो गया था। तो आप लोगों को अब पूरा का पूरा समझ आया होगा कि किस तरीके से खड़ी बोली का विकास जो है हमने पढ़ा, और कैसे हमने फॉन्ट जो विलियम कॉलेज है उसके बारे में यहाँ पर जाना। तो वैचारिक पृष्ठभूमि का ये जो टॉपिक है वो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छी तरीके से समझ आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। सभी के सभी अपनी प्रेजेंस लगाएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर मैं सभी स्टूडेंट के साथ जो है वार्तालाप करती हूँ। तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी फेसबुक जो आईडी है वो है राधे ज्योति, RADHEY राधे JYOTI ज्योति। तो राधे ज्योति में आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोग मुझे पूछ सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। अब बात करते हैं होमवर्क की।
तो होमवर्क में आपको रोज क्विज दिए जाते हैं, तो आप लोग 5:30 बजे क्विज को अटेम्प्ट करेंगे। 5:30 से 10:30 बजे तक आपकी क्विज खुली है, आप जब मर्जी अटेम्प्ट करें, उसका कोई इशू नहीं है। बस जल्दी, जो जल्दी अटेम्प्ट करेगा उसका टॉप लिस्ट में नाम लिया जाएगा। अभी सेकंड पेपर के लिए प्राइजेस नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए गए, पर जल्दी ही आ जाएंगे। आप लोग अपना वर्क हार्ड करते रहिए, क्विज से आपको काफी बेनिफिट होगा, आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर के लिए अब गिफ्ट शुरू हो गए, तो फर्स्ट पेपर के क्विज में आप लोग, मेरे स्टूडेंट्स जो निकल कर आएंगे, मुझे काफी बेनिफिट होगा। जो भी स्टूडेंट आएगा आप प्लीज सर को इन्फॉर्म करना, सर हम हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, तो प्लीज ज्योति मैम को इन्फॉर्म कर ले, तो सर भी मुझे जो है इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट पेपर का पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे फर्स्ट पेपर का नहीं पता चल पाता है, तो आप लोगों से पता चल जाएगा, तो आप लोग सर को बता दोगे तो सर मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप लोग बोलना कि ज्योति मैम के स्टूडेंट है और हम लोगों की फर्स्ट पोजीशन आई, तो ज्योति मैम को इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच, बाय, राधे राधे, हैव अ नाइस डे।